आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN24। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया। मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए और प्रेरक लोगों के प्रेरक प्रसंग जरूर देखिए। किसी भी देश को अगर आगे बढ़ाना है, किसी भी देश के विकास के लिए उसकी संस्कृति का विकास जरूरी है। किसी भी समाज को आगे बढ़ाना है तो उसके संस्कार को बचाना जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए गुरुकुल की स्थापना की जा रही है। देश में अनेकों जगह गुरुकुल की स्थापना की जा रही है और आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूँ वो है रचना तेलंग जी, जो उदयपुर संभाग ही नहीं पूरे राजस्थान में गुरुकुल स्थापना की मंशा रखती है और विचार रखती है। गुरुकुल विद्यापीठ के नाम से आप विश्वविद्यालय खोल रही हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोग इससे जुड़े। और हम आज रत्ना तेलंग जी से पूरी चर्चा करेंगे कि ये इनका जो कंसेप्ट है, एक अकेली महिला ने जो ये भार उठाया है और देश में विकास के लिए, संस्कृति के विकास के लिए, संस्कारों के विकास के लिए जो बीड़ा उठाया है, वो कहाँ तक इनको लेके जाना है और कैसे समाज को आगे बढ़ाना है, कैसे संस्कृति को जीवित रखना है। नमस्कार रचना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंस्पायरो इंडिया न्यूज़ चैनल पर। बहुत ही बढ़िया आप काम कर रही हैं देश के लिए और समाज के लिए। एक महिला होने के नाते ये सवाल है आपसे, बहुत बड़ा बीड़ा है गुरुकुल स्थापना का। गुरुकुल की विचार लाना भी बहुत बड़ी एक प्रेरणा है। कैसे ये विचार आया आपके मन में? मैं वर्षों तक कॉलेज शिक्षा से जुड़ी रही और मैंने प्राचार्य के रूप में रिटायरमेंट लिया। तब मैंने ये देखा कि जो कुछ भी हम विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं वो उनकी आजीविका और उनके जीवन दोनों के लिए पूर्ण नहीं है, उसमें बहुत कमी रह जाती है, जिसकी वजह से विद्यार्थियों को बार बार प्रतियोगी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं और वो अपने जो ज़मीन है उससे भी अलग हो जाते हैं। बहुत सारे गांव से विद्यार्थी आते हैं तो वो पढ़ लिख कर कृषि छोड़ने को ही अपना गर्व समझते हैं। धीरे धीरे हमारे स्कूल कॉलेजों में से उन विषयों का भी धीरे धीरे समापन हो गया जो हमारी संस्कृति के मूल आधार थे। जैसे शास्त्रीय संगीत राजसमंद के बहुत सारे 21 कॉलेजों में से केवल 1 या 2 कॉलेज में ही रहा है। चित्रकला है वो भी बहुत ही कम कॉलेजों में है। और यहाँ तक कि हम जिन विषयों को अपने देश की संस्कृति का आधार मानते हैं, जैसे कि योग है, हमारे आयुर्वेद है, ऐसे जो विद्यालय और विश्वविद्यालय बहुत ही कम होते चले जा रहे हैं। अगर हमने कई बार प्रयास भी किया कि सरकार अनेक विषय खोले तो भी उसकी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि वो उसमें बहुत समय लगता है। तब मैंने विचार किया कि हमें अपनी मूलभूत शिक्षा प्रणाली जो कि गुरुकुल प्रणाली थी और उसमें बहुत सारे विषयों के स्थान पर केवल एक ही विषय को पढ़ने की परंपरा थी, और आज के जो स्कूल कॉलेज हैं उसमें विद्यार्थियों के ऊपर 10-10, 12-12 विषय थोपे जाते हैं और विद्यार्थी अंत तक निर्णय नहीं कर पाते कि उन्हें किस रास्ते पे जाना है और अपने जीवन के लिए कौन सा रास्ता उनके लिए श्रेष्ठ है और किस में उनको आजीविका और अपना जीवन गुजारना है। तो हमने इन सब तथ्यों को लेके ऐसे बड़े बड़े शिक्षा शास्त्रियों और आचार्य कुल के विद्वानों और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्था के वाइस चांसलर्स और बड़े बड़े कुलपति स्तर के लोगों को, सेवानिवृत्त लोगों को एक साथ मिलाया और हमने ये निर्णय किया कि हमारी जो प्राचीन गुरुकुल प्रणाली है वह भारत के लिए सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि अंग्रेजी सिस्टम क्या कहता है, जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन, यानी कि विद्यार्थी को थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो सब विषय का होगा लेकिन किसी का भी वो पूर्ण निपुण नहीं बनेगा। तो तब हमने ये निकाला कि हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली कहती है कि मास्टर ऑफ वन बनाएंगे हम, मास्टर ऑफ नन नहीं, बल्कि हम उसको मास्टर ऑफ वन बनाना चाहते हैं। तो मास्टर ऑफ वन का जो आपका कंसेप्ट है उसको लागू कैसे किया जाएगा? आप किस तरीके से गुरुकुल विद्यापीठ का जो सिलेबस है उसको लागू करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो गुरुकुल प्रणाली जो आधुनिक बोर्ड और यूनिवर्सिटी की प्रणाली है,
या जो मैकाले की शिक्षा पद्धति है उससे बिल्कुल अलग है। और इसमें हम लोग एक विषय को गहराई से अध्ययन करते हैं। अब आपने जो सवाल पूछा कि हम इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हम लोगों ने सबसे पहले उन सेवानिवृत्त और माहिर लोगों को चुना है जो कि अपने विषय के बहुत ही निष्णात और एक्सपर्ट हैं। जैसे कि हमने संगीत का बहुत लंबे समय तक कार्य करने वाले ऐसे अच्छे पंडित कलाकारों को इसमें जोड़ा है, जो योग और जो बहुत अच्छा एक्यूप्रेशर वगैरह करते थे और जो रिटायर्ड हैं उन लोगों को इसमें जोड़ा है। और साथ ही साथ अलग अलग भारतीय विद्याएं जैसे ज्योतिष है, वैदिक कर्मकांड है, जैसे कि जो जिनसे हमको आजीविका का भी एक जरिया मिलता है और साथ साथ हमारी संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है। हमारे विद्यार्थियों में संस्कारों की कमी आ रही है, तो हमारे जो संस्कार हैं उनको किस तरह से विद्यार्थियों में डाला जाए, और हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें जो विद्यार्थी को अंत में करना है वही उसको प्रारंभ से सिखाया जाएगा, जिससे कि वो पूर्ण रूप से उस कार्य में दक्ष बन जाएगा। मतलब सरल तरीके से अगर मैं समझा पाऊँ तो जैसे कोई अगर म्यूजिक सीखना चाह रहा है तो आप उसको म्यूजिक में ही उसको परिपूर्ण करेंगे पूरा, ऐसा ही? जी, हमारा यही उद्देश्य है कि वो पहले से अपनी राह चुन ले और जिस राह में उसे जाना है 5-6 साल का जो अध्ययन है वो उसी में गहराई से अध्ययन करे, क्योंकि अगर वो बोर्ड में जाता है तो उसको 6-7 विषय पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, अगर बोर्ड में भी वो पढ़ने के बाद भी अगर इस गुरुकुल सिस्टम में आता है तो कॉलेजों में भी उसे 3-3 विषय लेना पड़ता है। कई बार हमने पूर्व सांसदों और विधायकों से बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है हर समय बच्चे को एक चौराहे पे लाके खड़ा कर देती है। हर विद्यार्थी को 4-4 विषय पढ़ने पड़ते हैं, जिससे वो अंत तक दिग्भ्रमित रहता है कि वो उसे किस फील्ड में जाना है। उसी के साथ साथ जब वो MA BA पास कर लेता है, B.Ed कर लेता है, तब फिर उसके पास कंपटीशन लड़ने का एक बहुत बड़ा संघर्ष सामने होता है। तो अपनी जो शिक्षण की यात्रा है वो 5-6 क्या बल्कि 10-12 वर्ष में भी वो पूरी नहीं कर पाता और अंत तक वो रोजगार के लिए भटकता रहता है। और आप देख रहे हैं कि आजकल कई बार परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है वो पेपर आउट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार वैकेंसी नहीं निकलती है, तो ये प्रक्रिया लंबी से लंबी होती चली जा रही है और हमारे युवा बहुत लंबे समय तक बेरोजगार हो रहे हैं। इसलिए हमने ये रास्ता निकाला है कि जो विद्यार्थी को जिस फील्ड में जाना है उसी का अध्ययन अगर वह शुरू से करेगा तो अगले 5 या 10 वर्षों में वो इतना निष्णात हो जाएगा कि वो स्वयं अपना गुरुकुल भी चला सकता है। अच्छा, इसमें बड़ा प्रश्न ये है कि जैसा आपने बताया कि एक ही विषय में उसको परिपूर्ण करना है, तो एक बड़ी समस्या आती है आजीविका की, रोजगार की। तो क्या वह यह शिक्षा लेने के बाद में रोजगार आसानी से पा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हम जो आज का युग है उसमें रोजगार के लिए बहुत सारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुली हुई हैं, जो ये प्रतिदिन दावा कर रही हैं पैकेज का, आपको अपना जॉब देने का, ये सब तो सारा का सारा समुदाय इसमें जा रहा है। लेकिन एक जो आदर्श शिक्षा का स्वरूप है या साविद्या या विमुक्त, ये जो हमको लोभ, लालच और इस तरह के कार्य से मुक्ति दिलाती है, तो शिक्षा का मूल अर्थ हम भटक गए हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि सारी की सारी भीड़ गुरुकुलों में आए, लेकिन जिनको अपनी संस्कृति के प्रति लगाव है, जो अपने बालकों को संस्कार देना चाहते हैं, एक ही विषय के जो विशेषज्ञ बनाना चाहते हैं, कोई अच्छे संगीतकार हैं लेकिन उनके लिए संगीत में विषय नहीं है, कोई ज्योतिष विद्या सीखना चाहता है लेकिन उसके लिए अवसर नहीं है। और हमारी संस्कृति में आप देखिए, केवल हम वर्ष भर के त्यौहार मनाने का भी एक क्रम सीख लें, क्योंकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो हमारे त्यौहार और हमारे तिथियों से दूर होती जा रही है। आप देखिए, अगर एक गणगौर का मेला लगता है तो लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन एक कॉलेज खुलता है तो उसमें 10% उसके उस मेले की तुलना में 10% लोगों को ही रोजगार मिलता है, और वो राह इतनी महंगी है। तो हम अगर अपनी संस्कृति को राह पकड़ेंगे, देखिए हम देखते हैं कि मंदिरों में, हमारे सांस्कृतिक मेलों में जितना लगाव लोगों का होता है और जितना रोजगार वहाँ पे प्रोडक्ट होता है, उतना और किसी भी संस्थान में नहीं होता है। इसलिए जब तक हम अपनी संस्कृति को नहीं पहचानेंगे तो हम ये रोजगार की, जैसे हमको अभी तक भटकाया गया है, उसी तरह से हम भटकते रहेंगे। रचना जी ने बहुत ही बड़ी बात की है कि अगर हम हमारी संस्कृति को अगर जीवित रखते हैं, हमारे मेले, त्योहार, इनको जीवित रखते हैं, तो भी
हम बहुत बड़ी आजीविका कमा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर दीपावली, होली, रक्षाबंधन के जब ये त्यौहार होते हैं तो हज़ारों लाखों की संख्या में लोग उससे आजीविका कमाते हैं और अपना घर पाल सकते हैं। एक बड़ा प्रश्न ये है कि जो लोग एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन में जाते हैं और वो रोज़गार नहीं पा सकते हैं, कई भटकते रहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो मूल रूप से विश्व गुरु विद्यापीठ खोलने का विचार मेरे मन में आया, उसके पीछे मुख्य यही पीड़ा थी कि अगर 1 लाख विद्यार्थी एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं लेकिन वहाँ पोस्ट तो सिर्फ 500 ही होती है, तो क्या कभी किसी सरकार या किसी संस्था ने उन बाकी बचे हुए 9 लाख और 99,000 लोगों के बारे में कभी सोचा गया? वो क्या करेंगे? जितने लोग सेलेक्ट हो जाएंगे वो तो खुशी मनाएंगे, लेकिन जिन लोगों का दर्द है कि वो प्रतियोगिता परीक्षा में 1 नंबर से रह गए या 2 नंबर से रह गए, उन विद्यार्थियों की क्या भविष्य है? गुरुकुल विद्यापीठ की स्थापना आपने कब की थी? गुरुकुल विश्वविद्यालय विश्व गुरु विद्यापीठ की स्थापना सरकारी तौर पे 29 दिसंबर 2022 को हुई है। यहाँ से सरकार से हमको मान्यता मिली है और अब हम इसके कार्य को निरंतर कर रहे हैं। हम लोगों ने 18 ऐसे गुरुओं को चिन्हित कर लिया है जो या तो अपना गृह गुरुकुल और या फिर उनका जो आवासीय गुरुकुल खोलने के लिए तैयार हो गए। कुछ राजसमंद में है और कुछ उदयपुर में है और हमारा उद्देश्य यही है कि हम इस अभियान की शुरुआत मेवाड़ की पवित्र भूमि से करें। जी। और मेवाड़ की पवित्र भूमि के विषय में आचार्य कुल जो राष्ट्रीय विनोबा भावे का है, उसके जो प्राचीन अध्यक्ष थे, पुराने अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बार भविष्यवाणी की थी, अगर देश में कोई क्रांति जन्म लेगी तो वो मेवाड़ से ही लेगी। और उन्हीं की भावना से प्रेरित होकर मैंने उदयपुर और राजसमंद और मेवाड़ की धरती को सबसे पहले चुना है। विश्व गुरु विद्यापीठ से अगर कोई जुड़ना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस है? देखिए, विश्व गुरु विद्यापीठ से जुड़ने के लिए 4 आयाम हम लोगों ने दिए हैं। जो लोग किसी भी विषय में परम निष्णात हैं वो अपना स्वतंत्र गुरुकुल बना सकते हैं। गुरुकुलों की क्योंकि वर्तमान युग में अभी एक नई शुरुआत है, इसलिए 2 तरह के गुरुकुल हम लोगों ने स्वीकृत किए हैं। अगर कोई आवासीय गुरुकुल खोलना चाहता है, निःशुल्क खोलना चाहता है, तो सबसे पहले हम उसका स्वागत करेंगे। अगर कोई 2-4 घंटे के लिए शिक्षण देना चाहता है तो हम उसको भी स्वीकृति देंगे, ताकि एक बार हमारी युवा पीढ़ी के अंदर जो है वो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए पक्षों को स्वीकार करने की भावना जागे। उसके बाद में हम लोगों ने अलग अलग स्कूल, कॉलेज या शिक्षण संस्थाओं में संस्कृति केंद्र स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। जब मैं कॉलेज में पढ़ाती थी तो सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय में हम लोगों ने एक संस्कृति और विरासत केंद्र की स्थापना की थी और उसके माध्यम से हम विद्यार्थियों के अंदर गाने के, पेंटिंग के या विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के, राष्ट्रभक्ति के गीतों के और ऐसे अनेक कार्यक्रम वहाँ पे करते थे। हम लोगों ने वहाँ पे एक पुस्तकालय भी स्थापित किया था जिसमें विद्यार्थी अपनी रुचि के पुस्तकों को पढ़ सके और जो पुरानी पांडुलिपियाँ थी उनको प्रकाशित करने का, उनको जो है सब लोगों के सामने लाने का भी कार्य किया। एक प्रवचन श्रृंखला भी प्रारंभ की थी। तो जब आप समिति की जो इंस्पेक्शन टीम आई तो उसने इसको कॉलेज की बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में जो है प्रमाणित किया और उन्होंने ये सिफारिश की कि सभी कॉलेजों में इस तरह से विरासत के केंद्र होने चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि महाविद्यालयों में और विद्यालयों में इस तरह के विरासत और संस्कृति केंद्र बने। और साथ साथ हम एक चीज़ और चाहते हैं कि जो छोटे विद्यार्थी हैं या जो जन सामान्य लोग हैं उनके लिए संस्कार शालाएं भी हम जगह जगह खोलना चाहते हैं। तो इसके लिए भी हम लोगों को आह्वान करते हैं कि जो कोई भी अपनी संस्कार शाला खोलना चाहता है वो छोटे बच्चों को संस्कार दे और जिन चीज़ों की वो स्कूल कॉलेज में नहीं सीख के आते हैं या जो नहीं पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके, वो उन सब के लिए एक बहुत अच्छा संस्कार देने का भी प्रकल्प हम लोग शुरू करना चाहते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि कोई अपने घर में अगर गुरुकुल खोलना चाहें, संस्कार देना चाहें, वो भी कर सकता है,
या अपनी शिक्षण संस्था में अगर गुरुकुल खोलना चाहे वो भी कर सकता है, या कोई म्यूजिक सेंटर या योगा सेंटर या स्पोर्ट्स का कोई केंद्र चला रहा है वर्तमान में और उसको गुरुकुल में परिवर्तित करना चाह रहा है तो वो भी कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो विद्यालय हैं उनमें पीरियड की, उनमें सिलेबस की, उसमें कई तरह की बाध्यताएं हैं। और अगर वो केंद्र या शिक्षा केंद्र या विद्यालय या महाविद्यालय अपना एक संस्कारशाला या संस्कृति केंद्र आरंभ करना चाहता है तो हम उनको उनके विद्यालय में खोलने की अनुमति देंगे। और साथ साथ अगर कोई गुरुकुल भी चालू करना चाहता है तो हम सायंकालीन गुरुकुल की व्यवस्था कर सकते हैं। और जो लोग भी इसमें रुचि रखते हैं वो अगर विश्व गुरु विद्यापीठ के लिए आवेदन करेंगे तो हम उनको जो है वो वहाँ से संबद्धता प्रदान कर देंगे और उनको किस तरह से शिक्षण करना है, किस तरह से जो है अपने संस्कारों का पोषण करना है, किस तरह से उनको अपने विद्यार्थियों को तैयार करना है भविष्य के लिए, वो सब हम उनको बता देंगे और उनको एक प्रकार से एक नई पहल के लिए हम उनको एक पूरा अवसर प्रदान करें। गुरुकुल विद्यापीठ से जो लोग जुड़ना चाहते हैं, सबसे बड़ा प्रश्न है कि जुड़ने के बाद में वो उनको किस तरह का लाभ मिलने वाला है। देखिए, ऐसा है कि अभी क्योंकि आर्थिक युग है और हर एक व्यक्ति शिक्षा को पूरी तरह से रोजगार के साथ जोड़ के देखना चाहता है। हालांकि शिक्षा का उद्देश्य रोजगार नहीं है, रोजगार अपनी जगह है, शिक्षा अपनी जगह है, लेकिन फिर भी अगर मैं किसी विद्यार्थी से कहती हूँ कि तुमको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए तो इसमें वो उसके बदले उनसे पैसा तो नहीं मांगेगा। तो एक शिक्षा जो होती है वो उसको रोजगार से जोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने हमारी कहावत थी कि उत्तम तो खेती है, मध्यम व्यापार है और चाकरी तो सबसे निम्न स्तर का कार्य भारत में माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे ऐसी परंपरा आ गई कि जो हम नौकरी को सबसे महत्वपूर्ण मानने लग गए और जो गुरु था वह गुरु कभी भी किसी प्रकार की शिक्षा प्रदान करने के लिए पैसा नहीं लेता था। लेकिन आज के वर्तमान समय में, बदले हुए समय में, हम बिल्कुल इतना भी आदर्श स्थिति को नहीं रख सकते। इसलिए मैं सब हमारे जितने भी शिक्षा केंद्र हैं उनको मैं ये छूट दूंगी या हमारा विश्वविद्यालय छूट देगा कि वो लोग कुछ नॉर्मल फीस भी ले सके, लेकिन उसका उद्देश्य विद्यार्थियों का शोषण नहीं होगा। वो विद्यालय के संचालन के लिए या गुरु के निर्वाह के लिए आवश्यक होगी और एक मिनिमम राशि हम उसमें स्वीकृत करेंगे। रचना जी, एक और प्रश्न है कि अभी जो गुरुकुल विद्यापीठ से कितनी संस्थाएं या व्यक्तिगत रूप से कितने लोग या सेंटर्स आपसे जुड़ चुके हैं? अभी तक मैंने राजसमंद में 8-10 गुरुकुलों के लिए तैयारी कर ली है और उदयपुर में भी हम लोगों ने 10-12 शिक्षकों को तैयार कर लिया है। जैसे कुछ लोग हैं जो गीता का प्रवचन करने में रुचि रखते हैं तो गीता गुरुकुल बना है, ज्योतिष का गुरुकुल बना है, उदयपुर में संगीत और नृत्य का एक गुरुकुल बना है और मैं शोध करवाती हूँ तो शोध का गुरुकुल बना है। भारतीय संस्कृति और दर्शन को जो समझना चाहते हैं उनका एक दर्शन का गुरुकुल बना है और जो हमारे भारतीय तरीके से व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए वाणिज्य गुरुकुल की स्थापना भी हमने की है। रचना जी, एक बड़ा विषय, बड़ा प्रश्न है कि आज जो युवा पीढ़ी है वो वेस्टर्न संस्कृति की ओर जा रही है और आप ऐसे में बिल्कुल विपरीत दिशा में गुरुकुल की स्थापना का विचार कर रहे हैं और उसकी तरफ आगे बढ़ भी रहे हैं। तो जो ये जो युवा पीढ़ी है वो उसको गुरुकुल की ओर लाने, संस्कृति और संस्कार की ओर लाने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखिए प्रकाश जी, वास्तव में ये एक चैलेंज का विषय है, चुनौती भरा समय है, क्योंकि सभी स्कूल कॉलेजों में उनको आज तक यही प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां पैकेज की तरफ उनको आकर्षित कर रही हैं और ये जो एक इंटरनेशनल मार्केट डेवलप हुआ है, ये मार्केट भी युवाओं को इसी तरफ खींच रहा है कि कैसे विद्यार्थी पढ़ लिख के विदेश चले जाए। लेकिन असलियत आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि विद्यालयों में प्रवेश के लिए स्थान कितने सीमित हैं। जिन विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता है उनकी तुलना में जिनको प्रवेश नहीं मिलता है, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जो लोग गांव से आते हैं और अपनी संस्कृति से उखड़ जाते हैं वो एक तरह से बहुत ही खिन्न हैं। जिन लोगों की प्रतियोगिता परीक्षा में स्थान नहीं मिलता है वो लोग भी, एक युवा पीढ़ी बहुत खिन्न है। तो जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी हैं
वो भी कई बार इतने खुश होते हैं कि हमको इतने सारे विषयों को छोड़ के अगर एक ही विषय पढ़ने को मिल जाए तो हमको बड़ा आनंद आ जाए। और जो उनकी रुचि का नहीं है वो भी उनको प्रतिदिन पढ़ना पड़ता है। गणित आप देख रहे हैं कितनी कठिन लगती है, विज्ञान कितना कठिन लगता है विद्यार्थियों को। ये सब जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस जीवन के लिए ज़रूरी नहीं है जो उनको भविष्य में गुजारना है। तो अगर वो पूर्व कल्पना कर लें और एक स्थान चुन लें तो उसमें वो विभिन्न नए प्रयोगों से जुड़ सकते हैं। तो हमने ये एक प्रयास किया है कि विद्यार्थियों को हम केवल ये बात समझाएंगे कि आप एक ही विषय का गहराई से अध्ययन करिए और उसमें देखिए हर एक लाखों की और करोड़ों की गिनती एक से ही शुरू होती है। इसलिए अगर कुछ 1% विद्यार्थी भी अगर इन गुरुकुलों में आते हैं तो मैं उसको अपनी सफलता समझूंगी। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है कि हर माता पिता चाहता है कि उसका जो बेटा है एसपी बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और उसके लिए वो प्रयास जो है वो बड़ी छोटी उम्र से ही शुरू कर देते हैं। बच्चों पे एजुकेशनल का एक प्रेशर भी आता है। 3 साल की एज है स्कूल में एडमिट कराने की, लेकिन पेरेंट्स सोचते हैं कि 2 साल की एज में ही उसको स्कूल में डालने की तैयारी कर देते हैं। माता पिता भी चाहते हैं कि बच्चा गुरुकुल से जुड़े, संस्कारवान बने, संस्कृति के आसपास रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। माता पिता चाहकर भी ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। क्या प्रेशर है, क्या दबाव है, क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है? देखिए जब दुनिया में कोई प्रवाह चलता है तो सब लोग उसी ओर भागते हैं, लेकिन जब कोई धारा मोड़नी होती है तो उस धारा को मोड़ने में आप सोचिए कितना बड़ी एक लहर भी है, तो वो अगर पानी का रास्ता रोक दिया जाए तो उसको मुड़ के आने में थोड़ा समय लगता है। तो आज के जो हमारे अभिभावक हैं वो इस आधुनिक शिक्षा में बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, बहुत विद्यार्थियों को योग्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक पीड़ा है कि वो अपने विद्यार्थियों को महाविद्यालयों से या स्कूलों से संस्कार की जो है वो कमी पा रहे हैं। हाँ, हर एक विद्यार्थी और हर एक अभिभावक अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं कि उनको कैसे ऐसी शिक्षा मिले जिससे वो अपने परिवार और संस्कृति की तरफ फिर से लौट आए। एक बार विद्यार्थी पढ़ने के लिए बाहर जाता है तो जीवन भर वो वहीं नौकरी ढूंढता है, वहीं शादी करना चाहता है, पलट के वो अपने देश में आना नहीं चाहता है। तो एक दौर ऐसा था जब सब अपने विद्यार्थियों को विदेश भेजना चाहते थे, लेकिन उसके जो परिणाम अब सामने आ रहे हैं उसके वजह से धीरे धीरे अब लोगों का अपनी संस्कृति और अपनी विद्या, अपने गुरुकुलों के प्रति रुझान बढ़ रहा है। और आप देखिए योग है, अपना जो है आयुर्वेद है, इसके प्रति भी धीरे धीरे आप देखिए पहले बहुत एलोपैथी में लोग जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उसके साइड इफ़ेक्ट और जो उसका नुकसान है और जिस तरह से लूट खसोट मची है उसको देख के धीरे धीरे अब लोग विद्यार्थी जो है सारे अभिभावक और सारे जो है रोगी वो धीरे धीरे आयुर्वेद की तरफ आ रहे हैं। और कोरोना काल ने तो इसको पूर्ण रूप से साबित कर दिया कि हमारा जो देशी इलाज है, देशी प्रक्रिया है, वही चिरस्थायी है, क्योंकि हमारी संस्कृति को कहते हैं सनातन संस्कृति, यानी कि उसके उपाय ऐसे हैं जो कभी भी किसी भी युग में, किसी भी देश काल परिस्थिति में पुराने नहीं पड़ते। अगर आपको योग साधना करनी है तो आप चाहे घने जंगल में चले जाइए, चाहे बहुत आधुनिक एयर कंडीशन में बैठिए, आप अपनी साधना वहीं कर सकते हैं। तो हमारे जो सनातन सिद्धांत हैं उनको आज नहीं तो कल व्यक्ति सहज से स्वीकार करेगा, और मुझे विश्वास है कि अभिभावक भी इस प्रक्रिया को बहुत खुशी खुशी अपनाएंगे। आखिरी प्रश्न आपसे है रचना जी कि ये जो महान विचारधारा है जगह जगह गुरुकुल स्थापना करने की, ये सोच किसकी है? देखिए सोच में हमारे कई जो आदर्श व्यक्ति हैं वो हमारे आदर्श रूप से उन्होंने हमें विचार दिए। एक बहुत बड़े आचार्य कुल के संरक्षक थे श्री कमल टावरी जी, उन्होंने विश्व गुरु का एक शब्द मुझे दिया था कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आप प्रयास करिए। उसके बाद में हमारे बीच में डॉक्टर रजत शर्मा जी भी आए, बड़े बड़े विद्वान अजय कर्मयोगी जी जो गुरुकुलों को पूरे देश में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसे लोग हमारे बीच में आए। मैं आचार्य कुल विनोबा भावे की भी अध्यक्ष रही, उनके डॉक्टर हीरालाल जी श्रीमाली, कई लोग हमारे संपर्क में आए, और उन सब से, और मैं एक भारतीय सांस्कृतिक निधि यानी कि इंटेक की भी सदस्य हूँ जो विरासत पे कार्य करती है, और जो खास करके हमारा पुष्टि मार्ग है, उस पुष्टि मार्ग में हमारे जो नाना जी और हमारे पूर्वज थे उन्होंने इतना
विविधतापूर्ण एक विद्या विभाग की गठन किया था कांकरोली में, उन सब से मुझे प्रेरणा मिली है। और उसके माध्यम से हमारे जो दादाजी थे, तो उन्होंने पुष्टि मार्ग का बहुत ही विशाल साहित्य रचा था। उन सब को देख के मुझे लगा कि जो चीज़ हमें असल में अपने युवा पीढ़ी को पहुंचाना चाहिए, वो अभी कहीं भी नहीं पहुंचाई जा रही है। और अगर मुझ जैसे लोग भी इस बीड़े को नहीं उठाएंगे, जो विद्वान लोग हैं, जैसे हमारे बीच में चंचल जी कोठारी और ये जो रिटायर्ड प्रिंसिपल लोग हैं हमारी टीम में, बहुत अच्छे अच्छे जो वाइस चांसलर हैं, पुराने प्रोफेसर्स हैं, सब जुड़े हुए हैं, तो वो लोग अगर इस चीज़ का बीड़ा नहीं उठाएंगे तो फिर ये कौन उठाएगा। इसलिए हम लोगों ने ऐसे लोगों को एक टीम बना के और इसके साथ जोड़ा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग सफल होंगे। तो दोस्तों, आज हमने बात की रचना तेलंग जी से, और दो बातें इन्होंने बहुत प्रमुख कही है कि अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो विद्यापीठ जैसे गुरुकुल की स्थापना करना बहुत ही ज़रूरी होगा। और दूसरी बात इन्होंने कही कि आचार्य विनोबा भावे ने कहा है कि अगर शिक्षा की अलग कहीं जगेगी तो मेवाड़ की धरती से जगेगी, और मेवाड़ की धरती से ही आपने गुरुकुल विद्यापीठ की स्थापना का प्रण लिया है, संकल्प लिया है। रचना जी, एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि युवा जो है आजकल विदेश जा रहा है, पढ़ने के लिए भी जा रहा है और नौकरी करने के लिए भी जा रहा है। आप भारत को विश्व गुरु स्थापित करने की मंशा रखती हैं, ऐसे विचार आते हैं, तो ये कैसे हो पाएगा फिर? देखिए, आज बड़े दुख की बात है कि हम अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हैं, बल्कि हम बाहर भेजने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजों में प्रवेश के स्थान बहुत सीमित हो गए। और ऐसी स्थिति में हम मजबूरन विद्यार्थियों को बाहर भेज रहे हैं। अगर हम अपने विद्यार्थियों को बाहर भेजेंगे तो हम बाहर का ज्ञान हमारे देश में लाएंगे, हम विश्व शिष्य बनेंगे। तो मेरा उद्देश्य है कि हमारे गुरु जब दुनिया भर में फैलेंगे तभी भारत विश्व गुरु बन सकता है। और हम गुरुओं की एक बहुत ही विराट श्रृंखला तैयार करना चाहते हैं, जो कि पहले पूरे देश में अपने संस्कृति का प्रचार प्रसार करेगी, और उसके बाद में पूरी दुनिया में भी विश्व गुरु के रूप में भारत को स्थापित करेगी। तो दोस्तों, आज हमने बात की रचना तेलंग जी से। इनके बड़े महान विचार हैं देश में जगह जगह गुरुकुल स्थापना करने के लिए, और दो बातें इन्होंने प्रमुख रूप से कही है कि अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो विश्व गुरु विद्यापीठ जैसे गुरुकुलों की जगह जगह स्थापना करना होगा। और दूसरा जो प्रमुख बात कही है कि आचार्य विनोबा भावे ने कहा कि शिक्षा की अलग कहीं से अगर जगेगी तो मेवाड़ की धरती से ही। और आपने भी एक संकल्प लिया है, और आपने जो है एक मेवाड़ की धरती से गुरुकुल स्थापना का प्रण लेके आगे बढ़ी है। एक और प्रश्न है कि अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे, आपके विश्व गुरु विद्यापीठ से कोई जुड़ना चाहे, गुरुकुल की अगर स्थापना करना चाहे, तो वो कैसे कर सकते हैं, आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, एक हमारा ऑफिस भी है और एक मेरा फ़ोन नंबर भी है, 9887884942। इस पे आप संपर्क करें और धीरे धीरे हम सारी व्यवस्था कर देंगे। तो दोस्तों, हमने आज बात की रचना तेलंग जी से। बड़े महान विचार हैं इनके गुरुकुल स्थापना के, पूरे देश को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए। इनका दूसरा विचार है कि आचार्य विनोबा भावे ने कहा कि अगर शिक्षा की अलग कहीं से जलेगी तो मेवाड़ की धरती से। और आपने भी ये प्रण लिया है कि यहाँ से शिक्षा की एक अलग अलग जगानी है, इसलिए इन्होंने राजसमंद से ये अभियान शुरू किया है विश्व गुरु विद्यापीठ का। आप लोग भी जुड़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके जो सेंटर है, आपकी जो शिक्षण संस्था हैं, आपका योगा सेंटर है या आपका कोई म्यूजिक सेंटर है, या घर से भी आप बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहते हैं, तो आप विश्व गुरु विद्यापीठ से एफिलिएशन लेके, संबद्धता लेके आप जुड़ सकते हैं। और जो एक महान कार्य है विश्व गुरु के रूप में भारत को स्थापित करने का, उसमें इस अभियान में आप भी भागीदार बन सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश शर्मा और मेरे साथ में है कैमरा पर्सन रिमझिम शर्मा।